कैद इश्क नावल बाय यमन इवा एपिसोड 3। मैं नहीं कर सकती ये फजूल डेर। इतना एटीट्यूड दिखा रहा था वो, रूड हो रहा था। परिहान अगले ही दिन इन्हें साफ इनकार कर गई। वो तीनों सर पकड़कर बैठ गई थी। तो तुम क्या समझी? लड़के की आवाज़ सुनते ही वो फ्लैट हो जाएगा। भाई अच्छा खासा लड़का है, नखरा तो करेगा। अगर इतना ही ईजी होता तो हम डेर देते ही क्यों तुम्हें? रीमा ने इसकी कमकली पर इसे समझाया। आजकल वो अपने एग्ज़ाम्स को लेकर बिजी है, शायद इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब होगा, मगर मेहनत मेहनत जारी रखो। याद रखो तुमने बस पैसे ही तो लेने हैं। मिनाल ने इसे दोबारा से हिम्मत दिलाई। परिहान का सख्त मूड ऑफ हुआ। वो कैसे इन्हें तफसील बताए, कैसे इस लड़के ने माफ़ी तक मंगवा ली। ये बात खुद इसके लिए शर्मिंदगी का बाइस थी, तभी छुपा गई। मिनाल अब अगर कभी वो इसी बात को लेकर मुझसे फ्री हुआ तो मैं इसे फ़ेस टू फेस कभी मिली तो इसे कहना अनजान बन कर रहे तो बेहतर है। वो पागल लड़की समझ रही थी कि ऐसा कह देना काफ़ी होता है। इसे लगता था एक लड़का सामने होने पर इन बातों का हवाला नहीं देगा, पैसों का जिक्र नहीं करेगा। बेवकूफ़ थी वो। डोंट वरी, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। इनफैक्ट मैंने सोच लिया है, हम सब मिलकर इसके पास जाएंगी और पैसे लौटाएंगी। डेयर भी डन बेड भी। इसके बाद कभी इससे मिलना मत, ये ज़रूरी भी नहीं। मिलान ने इसे तसल्ली दी तो वो भी काफ़ी हद तक रिलैक्स हुई। अच्छी बात है यार, मेरे दादा जान इस बार चाहते हैं मैं छुट्टियाँ इनके पास गुजारूँ। बिल्कुल दिल नहीं मेरा वहाँ जाने को। मेरा मुँह बना दी, अपना मसला ले आई, सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। परिहान ने कुछ सोचकर मैसेज लिखा। कल के लिए सॉरी, इससे पहले हमारे टकराव के लिए भी सॉरी, मेरे कांटेक्ट करने के लिए भी सॉरी, सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैसेज सेंड करके मुँह बिगाड़ा। लो अब इतनी सारी सॉरी की बिरयानी बनाकर ठूंस लो, चैन सुकून मिल जाएगा अब तो। लोफर इंसान। वो मैसेज भेजते ही गुस्से से बड़बड़ाने लगी। जवाब नहीं आया था। शायद वो देख नहीं पाया था या फिर इग्नोर कर रहा था। वो सारा दिन बार बार मैसेज चेक करती रही, मगर नो रिस्पांस। शाम के वक्त जब वो घर पहुंची तो एक मैसेज आया हुआ था, इट्स ओके, बस इतना ही। वो हैरान हुई और गुस्सा भी। रीमा को कॉल मिला ली। आखिर बात कैसे शुरू करूं? क्या बस पैसे मांग लूं डायरेक्ट? क्या अजाब है रीम? वो चिढ़ गई। कमान, इसे कह दो अकेली हूँ घर पर, डर लग रहा है। प्लीज़ थोड़ी देर बात करें, मुझे लगता है मेरे घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसी बात है कि फ़ौरन मुतवज्जा होगा और नखरा भूल जाएगा। रीमा के मशवरे पर वो चकरा गई, मगर कॉल अटेंड करते ही इसने यही सब मैसेज लिखकर भेज दिया। आनी के साथ बातें करने लगी। पूर्वा कोचिंग सेंटर गई हुई थी। चाय पीने के दौरान इसे कॉल आ गई। वो नंबर देखकर इसका दिल धड़क उठा। झूठ बोलना और फिर झूठ को संभालना कितना मुश्किल था, ये कोई इस वक्त परिहान से पूछता। इसने कॉल अटेंड की। मिस परिहान, क्या आप ठीक हैं? अगर आपको कोई खौफ है तो आप अपनी फैमिली को बताइए, घर के किसी मर्द को बताएं। मैं क्या कर सकता हूँ? वो कॉल अटेंड होते ही बोला, उकताया हुआ लहजा। आज कदर फ़िक्रमंदी में डूबा हुआ था। वो इतनी जल्दी जाल में फंस गया, इसे यकीन नहीं आ रहा था। जल्दी से उठकर कमरे में पहुंची थी। मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, छोटी बहन है, वो इस वक्त कोचिंग गई है। कैसे बताऊं? किसी अनजान से बात करने, झूठ बोलने और पकड़े जाने का खौफ इसे घबराहट में मुब्तला कर गया था। बेसाख्ता हाथों में कपकपाहट पैदा हुई और लड़खड़ाते जुमले बावर करवाने के लिए काफ़ी थे। वाकई वो डरी हुई हो। कॉल पर मौजूद इस इंसान पर यकीन करने पर मजबूर हुआ था। आप कहाँ रहती हैं? क्या मैं सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर दूँ? कहीं तो मैं आ जाऊँ। वो पूरा पूरा जाल में फंस गया। परिहान को शदीद शर्मिंदगी हुई। अच्छा इंसान था, फ़िक्रमंद हो गया था और वो ड्रामा कर रही थी, धोखा दे रही थी। एक पल को जी चाहा कॉल काट दे, माजरत कर ले और ये झूठ यहीं ख़त्म कर दे, मगर वो नहीं रुकी। नहीं आप नहीं आए, मैं सबको यहाँ लोगों को क्या जवाब दूँगी कि कौन हैं आप? वो वाकई गड़बड़ा गई। हाथ की मुट्ठी बनाए मुंह पर रख गई। ज़मीर इस धोखे पर लान तान करने लगा। फ़िक्र मत करें, मैं कॉल पर हूँ। कुछ अनईज़ी फील करें तो बताइए, मैं पुलिस को भेज सकता हूँ। इसने तसल्ली दी और परिहान के पास कोई जवाब नहीं था। वो खामोश रही और वो भी खामोश हो गया। तो क्या वो वाकई बस कॉल पर है, सहारा देने के लिए, ताकि वो डरे नहीं? कितनी देर गुजर गई, वो कुछ नहीं बोला, मगर कॉल चलती रही। सुने, आप बिज़ी तो नहीं हैं? आखिर परिहान को अजीब सा महसूस हुआ तो पूछ बैठी। आई एम, बट इट्स ओके, वो मसरूफ़ सी आवाज़ में बोला और फिर से खामोशी का वक्फा तवील होने लगा। परिहान को बेचैनी से महसूस होने लगी। कोई इंसान किसी अनजान के लिए इतनी परवाह कैसे जाहिर कर सकता है? वो बज़ाहिर शौक और फ्लर्टी सा लड़का इतना केयरिंग था। ना वो वक्त पास कर रहा था, ना स्वीट हो रहा था, मगर वो एक लड़की की मजबूरी में इसका साथ दे रहा था, एक काबिल इज़्ज़त इंसान की तरह। ओके थैंक्स, अब कोई मसला नहीं, मेरी बहन आ गई है और अंकल भी। वक़ार साहब और पूर्वा के आने पर वो बेसाख्ता इससे कह गई। ऐसे इंसान को डेर के तौर पर भी धोखा देना बुरा लग रहा था। टेक केयर, वो दो लफ्ज़ कहकर कॉल काट गया। परिहान कितनी देर हाथ में मोबाइल लिए बैठी रह गई। अपिया, पूर्वा इसके पास पहुंचकर पुकार रही थी। वो चौंकी और मुस्कुराकर इससे बैग लिया।
मेरा पाला टूटी। वो लाड से पुरवा के गाल चूमती जा रही थी। पुरवा ने मुश्किल से जान छुड़वाई। आप जानती हैं मैं नेक्स्ट ईयर कॉलेज गर्ल बन जाऊंगी। मुझे बेबी जैसा ट्रीट करना छोड़ दें। वो अपनी पोनी झुलाकर बोलती नाक चढ़ा रही थी। परिहान इसे देखकर खिलखिलाई। वो वाकई बड़ी हो रही थी, मगर परिहान को अब भी बच्ची ही लगती थी। वो बड़ी बहन से ज़्यादा माँ थी पुरवा के लिए, और माँओं के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते। अगले ही कुछ लम्हात में वो सब भुलाए पुरवा के लिए सैंडविच और चाय लेकर इसके पास बैठी थी। और कुछ वक्त पहले अपनी बहन को अपने बड़े हो जाने की इतला देने वाली पुरवा किसी बच्चे की तरह पोनी झुलाकर चमकती आंखों से पूरे दिन की रवादाद इसे सुना रही थी। खान हवेली में हाकिम खान की आमद के बाद फिर से फ़िज़ा में सोगवारी सी रच बस गई थी। आज तीसरा दिन था। आगा जान की तबीयत ख़राब थी। गुमसुम से हो रहे थे। गुलजान को बात बात पर तंज और नफ़रत भरे जुमले सुनने को मिल रहे थे। दावर और यावर कमज़ोर ढाल बने माँ को बचाने की कोशिश में हर बार बात बदल देते या माँ को साइड पर कर देते थे। एक लंबे अरसे के बाद जवान दो बेटों की माँ होने का एक फ़ायदा ये हुआ था कि अब खानी बेगम इन्हें नज़रअंदाज करती थी। न दोस्ती पाली न नफ़रत कायम रखी, मगर खान यूसुफ और खान आज़र आज भी इन पर चीखते थे। ऐसे में खानज़ादा था जिसने हमेशा की तरह इस माहौल का असर ज़्यादा लिया था। इस वक्त भी दिल गिरफ्तार सा आगा जान के सराहने बैठा था। मेरे रिश्ते की बात हाकिम खान को टालने के लिए कही थी या ये सच है? वो आगा जान के ज़रा संभलते ही माथे पर बल डाले सवाल कर रहा था। वो मुस्कुराई। सच है, और तुम्हारे लिए कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं चुनी। ख़ानदानी और मुझसे कब पूछने वाले थे, या फिर बस मुझे निकाह के वक्त इतला दी जाती? इसने इनकी बात दरमियान में ही टोक दी। दावर और यावर ने परेशानी से इसे भड़कते देखा। इसी में इतनी हिम्मत थी कि खान यूसुफ की बात काटने की। वक्त आने पर पूछ भी लेता, बता भी देता। जैसे इन दो की ख़ानदानी और अच्छी बीवियाँ आई हैं। मैंने ये फ़ैसला तभी कर लिया था जब खान मूसा ने वो हरकत करके इलाके में हमारी नाक कटवा दी। खैर, मुझे यकीन है तुम्हें मेरे फ़ैसले से एतराज़ नहीं होगा। वो मूसा का जिक्र करते सर झटक गए और मुस्कुराकर अपनी बात मुकम्मल की। मूसा ने जो भी किया मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। आगा जान, मैं आपके फ़ैसले को भी तब मानूंगा अगर मेरा दिल राज़ी हुआ। मेरा साथ ज़बरदस्ती का सोचिएगा भी नहीं। वो इनकी दवाइयों का जायज़ा लेने के बहाने नज़रें चुराता डोटोक लहजे में बोला। खान यूसुफ ने बेचारगी से इसे देखा। यार, तुम्हारा दिल राज़ी हो जाएगा, तुम मिले ही कहाँ हो लड़की से अभी। बल्कि आगा जान, इसकी शादी कर ही दें अब। दावर ने शरारत से बोलते हुए बात को संजीदगी में जाने से रोका था। आगा जान को इसकी शादी की बात पर ही पुरजोश हो गए थे। जी हाँ, इस घर में कोई रौनक हो। मूसा भी शायद लौट आए इस बहाने। यावर की बात पर आगा जान ने अफसरदगी से सर इस बात में हिलाया। मूसा को बुलाने के लिए ज़रूरी है कि इसका पता हो वो कहाँ है। मुझे बिना सोचे समझे शादी नहीं करनी। वो इनकी खुशियों पर आराम से पानी फेरता बोला। खान जवार की तरह शहरी और पढ़ी लिखी लड़की लाना चाहते हो, या फिर मूसा की तरह मर्जी करने की चाह में नादानी करके सारी उम्र के लिए मुँह छुपाना चाहते हो? याद रखना खानज़ादा, तुम मेरी सरदारी और इस हवेली के वारिस हो। तुम्हारी हर गलती सर आंखों पर, लेकिन अपने आगा जान को मायूस मत करना। मैं तुम्हारी ज़िंदगी की बर्बादी नहीं देख सकूँगा। खान यूसुफ तड़पते लहजे में बोलते जज्बाती वार करने लगे। खानज़ादा झंझला गया। इस वक्त वो आगा जान और खानज़ादा की बहस को मुस्कुराकर इंजॉय करते बड़े भाइयों के सामने इनकार नहीं कर सकता था। वो जानता था इनकार की सूरत में आगा जान इसकी बरतरी ज़ाहिर करेंगे और ये बात इन दोनों को हर्ट करेगी। खान यूसुफ के 3 बेटे थे। बड़े बेटे यासिर की एक बार लड़ाई हाकिम खान के बेटे अयूब के साथ हुई थी। दोनों जवान थे। तैश में एक दूसरे पर गोली चलाई। अयूब खान का निशाना दिल पर लगा, जबकि खान यासिर का निशाना चूक गया था। जवान कत्ल हो गया था। जिरका बिठाया गया और खून के बदले वनी में हाकिम खान की छोटी बेटी गुलजान मांग ली गई थी। खान सवार ने वनी लड़की के साथ निकाह करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो जिस लड़की से शादी करना चाहते थे वो शहरी लड़की इन रस्म व रिवाज को नहीं मानती थी। वो खान सवार के साथ दूसरी शादी कभी ना करती। मजबूरन खान आज़र के निकाह में गुलजान आई थी। कुछ ही वक्त बाद जवार की शादी सना बेगम से, जबकि खान आज़र की शादी खान यूसुफ की अपनी भतीजी खानी बेगम से हो गई। खान सवार की पहली बेटी हुई थी। खानी बेगम के यहाँ भी पहली बेटी हुई, जबकि गुलजान ने पहला बेटा पैदा किया। खान यावर और एक ही साल बाद दूसरा बेटा खान दावर पैदा हुआ। आगा जान को वारिस मिल गया था, मगर वनी के बेटों को वारिस के तौर पर कबूल करना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। और फिर कई मन्नतों मुरादों से सना बेगम और खानी बेगम के यहाँ एक साथ बेटे हुए थे। मूसा और खानज़ादा में चंद माह का फ़र्क था। मूसा बड़ा था। आगा जान को अपनी भतीजी खानी बेगम का बेटा खानज़ादा शुरू ही से अजीज़ रहा था। ऐसा नहीं था कि वो फ़र्क करते थे या बाकी सबको प्यार नहीं करते थे, मगर हमेशा से ही खानज़ादा का जो मुकाम इनके दिल में था वो किसी का नहीं हो सका।
और इस बात का इजहार वो अक्सर सरेआम कर जाते थे और किसी को बुरा नहीं लगता था, मगर ख़ुद खानज़ादा को ये बात परेशान करती थी। और लड़के होने के बावजूद खान यूसुफ हर ख्वाहिश, हर हसरत इसी के वजूद से पूरी करते थे, जिसकी वजह से इसे भी वो करना पड़ता जो वो नहीं चाहता था। इस वक्त वो मूसा के जिक्र पर उठकर कमरे में आ गया। आगा जान ने तासुब से इसे जाते देखा। सब हवेली वाले इन दोनों की दोस्ती और मूसा के हवेली छोड़कर जाने के बाद खानज़ादा की उदासी के बारे में जानते थे। ख़ुद वो लोग भी कहाँ खुश थे। मूसा का अचानक गायब हो जाना सबके लिए तकलीफ़ और परेशानी का बाइस था। खान यावर आगा जान से नई फसल का हिसाब किताब डिस्कस करने लगा। दावर वहीं खामोश से बैठा था। अपने कमरे में आकर खानज़ादा ने साइड टेबल पर पड़ी तस्वीर उठाकर देखी। दो शोख शरारती मुस्कुराहट लिए ऊंचे लंबे पठान लड़के एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के खड़े थे। आंखों का रंग एक जैसा नील गुमाइल था, मगर नकूश अलग थे। मूसा लौट आओ, अब तो क्या 3 साल कम है संभलने के लिए? वो तस्वीर में अपने साथ खड़े लड़के से मुखातिब हुआ। आंखों में नमी उभर आई थी। 3 साल पहले अपनी जुनूनी और शिद्दत भरी मोहब्बत की वजह से वो अपनी ही ज़िंदगी की रौनक छीन चुका था। फिर जब बेसकूनी ने कहीं टिकने नहीं दिया तो सुकून की तलब में अपनी यादों से पीछा छुड़वाकर वो हवेली छोड़कर कहाँ गया कोई नहीं जानता था। ईसा लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़रें गाड़े मसरूफ़ बैठा था। उंगलियां तेज़ी से कीबोर्ड पर बिना रुके चल रही थीं। अचानक कॉल आने लगी तो इसने कान में लगे एयरपीस पर उंगली टच करते यस की। ईसा, कहाँ हो यार? आओ यार, चिल करते हैं। जॉज से रेस की बेट लगाने वाला हूँ। इसके दोस्त हसन की पुरजोश आवाज़ एयरपीस से गूंजी तो इसने मुंह बनाया। मेरी असाइनमेंट रहती है, ये तेरा बाप बनाएगा। ईसा ने अपनी मखसूस बदजुबानी का मुजाहरा किया। हसन समझ गया आज वो फिर काम में फंसा होने की वजह से बेजार हो रहा है। इसकी नज़रें अब भी स्क्रीन पर जमी थीं। उंगलियों की हरकत भी बदस्तूर इसी रफ्तार से चल रही थी। यार, कल संडे है, पूरा दिन है, मंडे को सबमिट करवाना है। हमने भी नहीं बनाई। हसन ने इसे रिलैक्स करना चाहा। इसके बगैर मज़ा जो नहीं आता था। कल घर जाऊंगा। पिछले 2 हफ्तों से घर नहीं गया। अब तो आका जान को डर लगने लगा है कि शादी कर बैठा हूँ। वो आका जान की बात करते हुए मुस्कुराया था। कमान, अभी से शादी, और वो भी तुम? मुझे तो लगता है तुम्हारी लाइफ एडवेंचर्स में गुजर जाएगी। शादी नहीं करोगे कभी? हसन की बात पर इसने मुस्कुराहट दबाई। दोस्त से बेहतर वाकई दुनिया में कोई आपको नहीं पहचान सकता। जाने दो, अभी शादियों में कुछ नहीं रखा, ना ही आजकल की लड़कियां मोहब्बतों के काबिल होती हैं। इसने सर्द से लहजे में कहते हुए सर झटका। ऐसी बातों पर अक्सर मूसा की मिसाल इस पर बहुत पड़ती थी। मूसा का ख्याल आते ही वो उदास हुआ। लीव द टॉपिक। तुम आ रहे हो या नहीं? इट्स सैटरडे नाइट। अपना काम तो तुम संडे नाइट भी कर सकते हो। हसन हर हाल में से मनाने की कोशिश में था। यार, तुम लोग जान छोड़ो मेरी, कुछ खुद भी कर लिया करो। मुझसे तो एक बार मुकाबला करते हुए तुम जीत गए थे, खुद करो इस बार भी। वो जहन बट जाने पर बदमज़ा होता नाक चढ़ाकर इस पर चढ़ दौड़ा। प्लीज़ ईसा, आ जाओ। जाज ने न्यू लंबरगिनी लेनी है। तीसरा दिन है। इसके शौफ ने दिमाग की ख़राब कर दिया है। वो अपना मुंह तब भी गोल करेगा जब इसे एक बार अच्छी खासी जलालत वाली हार देंगे। आ जा यार। इस बार मोबाइल झपट कर अहमद ने बात की और इसका बस नहीं चल रहा था। रो रो कर ईसा का दिल पिघला दे। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तुम दोनों मेरे पल्ले पड़े थे। तुम दोनों का बस चले तो शादी भी मुझसे ही कर लो, ताकि सारी ज़िंदगी तुम्हारी इन फजूल शौकियों को पूरा करते गुजार दूँ। दफ़ा हो जाओ। वो चीख कर बोलता लैपटॉप एक तरफ फेंक चुका था। वो दोनों हंसने लगे। जानते थे अब चाहे वो गालियाँ दे या मारे, मगर आएगा ज़रूर। जाज से खुद अब से भी खासी पुरखाश थी। वो कॉल काट कर बिखरे बालों में उंगलियां चलाता बेचारगी से लैपटॉप को देखने लगा। जिस तवज्जो से वो काम कर रहा था, यकीनन 1-2 घंटे में पूरा हो जाता और वो आराम से घर चला जाता, मगर इन दोनों ने सारी तवज्जो का बेड़ा गर्क कर दिया था। दांत किचकिचा कर उठा। रफ से ट्राउज़र शर्ट में जा सकता था वो चला जाता, लेकिन वो ईसा खान था, सच धज कर ही बाहर निकलता था। अगले आधे घंटे में वो शावर लेकर मुकम्मल तैयार अपनी सिल्वर ग्रे बुगाटी में हसन की भेजी लोकेशन की तरफ रवाना हो चुका था। इसे देखकर जाज गर्दन अकड़ाए अपनी लंबरगिनी से इसकी सेम सिल्वर ग्रे कलर की स्पोर्ट्स कार देखकर तमस्कुर भरा। अब एक कलर स्कीम से क्या बनता है? बुगाटी का कायरन लेनी थी ना। ये तो पागलपन है। लंबरगिनी और बुगाटी का क्या मुकाबला? रिजल्ट बिना रेस किए सब जानते हैं।
ईसा की हंसती आवाज़ पर जाज से दांत पीसकर हसन को देखा, जो एक लंबरगिनी के मुकाबले में दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार गाड़ी लाना चाह रहा था। वहाँ खड़े सब लोग ही जानते थे वो गाड़ी का मुकाबला लंबरगिनी नहीं कर पाएगी, जब ड्राइवर भी ईसा खान जैसा हो। अब वो पीछे भी नहीं हो सकता था। ईसा सीने पर बाजू लपेटे मुस्कुराकर इसे देख रहा था, फिर आगे बढ़कर इसके करीब रुका और इसके कार को झुककर देखने लगा। एक चांस देता हूँ, इज्जत से बगैर मुकाबला किए निकल जाओ, बस मेरे इन बददिमाग दोस्तों को मत सामने मत आना। अगर आज यहाँ रेस हुई तो कहीं इज्जत नहीं रहेगी तुम्हारी इस महंगी गाड़ी की। गाड़ी का जायज़ा लेते हुए जहाज़ के पास झुककर ईसा ने कहा तो वो लब बेंच सा पीछे हो गया। अगले कुछ मिनट में वो अपने दोस्तों समेत वहाँ से जा चुका था। अहमर और हसन का मुंह बन गया। बुज़दिलों की तरह बिना रेस किए भेज दिया इनको। अहमर की बात पर वो कंधे उचकाता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, फिर रुक कर इन्हें देखा। काम कर रहा था, फारिग नहीं हूँ कि आते जाते चूज़ों के सामने अपना आप साबित करता फिरूँ। तुम्हारे कहने पर आ गया, इतना बहुत है। मैदान खाली छोड़कर जाने वाला बुज़दिल होता है और मैं खड़ा हूँ। गया तो वो है, इन दोनों को घूर कर कहता। वो जन से गाड़ी भगा गया। अगर इसका दिल नहीं था रेस का तो नहीं ये चाहे ये बात बताने के लिए इसे बजाते खुद चल कर आना पड़ा। वो सर फिर आया और चला भी गया।